नमस्कार दोस्तों, रकांतो स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर के जमींदार थे। उनके बुजुर्ग किसी जमाने में बड़े साहब संपत्ति थे। पक्का तालाब और मंदिर उन्हीं की यादगार थी। कहते हैं इस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था। उस हाथी का मौजूदा नामकरण एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके बदन पर मांस तो न था, मगर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि हर वक्त एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह ने आधे से ज्यादा जायदाद वकीलों के हवाले कर दी और अब उनकी सालाना आमदनी 1,000 से ज्यादा न थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्री कंठ सिंह था। उसने एक लंबी मेहनत के बाद बीए की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकरी करता था। छोटा लड़का लाल बिहारी दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा, चौड़ा सीना, भैंस का 2 सेर ताजा दूध नाश्ते में पी जाता था। श्रीकंठ उससे बिल्कुल विपरीत थे। इन बाहरी खूबियों को उन्होंने 2 अंग्रेजी अक्षर बीए पर न्यौछावर कर दिया था। इन्हीं 2 अक्षरों ने उनके सीने की चौड़ाई, कद की ऊंचाई, चेहरे की चमक सब हजम कर ली थी। ये महाशय अब अपना खाली समय आयुर्वेदिक किताबें पढ़ने में लगाते थे। आयुर्वेदिक दवाओं पर ज्यादा विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से अक्सर खरल की मीठी आवाज सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से बहुत पत्र व्यवहार रहता था। सिरीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के बावजूद अंग्रेजी सभ्यता के बड़े प्रशंसक न थे, बल्कि इसके विपरीत वे अक्सर बड़ी शिद्दत से उसकी आलोचना करते थे। इसी वजह से गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। दशहरे के दिनों में वे बड़े जोश से रामलीला में शामिल होते और खुद हर रोज कोई ना कोई रूप धारण करते। उन्हीं की वजह से गौरीपुर में रामलीला का अस्तित्व हुआ। पुराने रीति रिवाजों के उनसे ज्यादा जोशीले समर्थक मिलना मुश्किल था। खासकर संयुक्त परिवार के वे जबरदस्त समर्थक थे। आजकल बहुओं को अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहने में जो झंक होती है, उसे वे देश और समाज के लिए बुरा संकेत मानते थे। यही वजह थी कि गांव की बहुएं उन्हें नापसंद करती थीं। कुछ तो उन्हें अपना दुश्मन समझती थीं। खुद उनकी पत्नी उनसे इस मुद्दे पर अक्सर बहस करती थी, लेकिन इसका कारण यह नहीं था कि वह अपने सास ससुर देवर जेठ से नफरत करती थी, बल्कि उनका मानना था कि अगर सहने और माफ करने के बाद भी परिवार के साथ निभाव नहीं हो सकता, तो रोज रोज के झगड़ों से जिंदगी कड़वी करने के बजाय अलग रहना ही बेहतर है। आनंदी एक बड़े ऊंचे खानदान की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के मालिक थे। आलीशान महल, एक हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दी वाले सिपाही, फिटन, बग्घी, शिकारी कुत्ते, बाज, बहरी, जरी कालीन, कांच के सामान, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट की पदवी और कर्ज, जो एक प्रतिष्ठित रियासतदार के लिए जरूरी होते हैं, उनके पास सब था। भूप सिंह नाम था। उदार और साहसी व्यक्ति थे, लेकिन किस्मत की चाल ऐसी कि एक भी बेटा न था। 7 लड़कियां थीं और सभी जीवित थीं। अपने बराबर या ऊंचे खानदान में उनकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाने जैसा था। पहले जोश में उन्होंने 3 शादियां बड़े धूमधाम से की, लेकिन जब 15-20 हजार का कर्ज चढ़ गया तो आंखें खुली। आनंदी चौथी लड़की थी, लेकिन अपनी सभी बहनों से ज्यादा सुंदर और संस्कारी। इसी वजह से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर बच्चे को शायद उसके माता पिता भी ज्यादा प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड़े उलझन में थे कि इसकी शादी कहाँ करें। न तो वे कर्ज का बोझ बढ़ाना चाहते थे और न ही यह मंजूर था कि उसे बदकिस्मत महसूस करने का मौका मिले। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे के लिए रुपए मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके तौर तरीकों से प्रभावित हो गए। खींचतान कर कुंडली मिलाई गई और शादी धूमधाम से हो गई। आनंदी देवी जब अपने नए घर आईं तो यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग देखा। जिन शौकों और मनोरंजन की वह बचपन से आदी थी, उनका यहाँ कोई नामो निशान न था। हाथी घोड़ों का तो जिक्र क्या, एक सजी हुई सुंदर बग्घी तक न थी। रेशमी चप्पलें साथ लाई थीं, मगर यहां बाग कहां। मकान में खिड़कियां तक न थीं, न जमीन पर कालीन, न दीवारों पर तस्वीरें। ये एक साधारण ग्रामीण मकान था। आनंदी ने थोड़े ही दिनों में इन परिवर्तनों को सहजता से अपना लिया, मानो उसने कभी विलासिता देखी ही नहीं। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 मुर्गियां लिए हुए आए और अपनी भाभी से बोले, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी खाना बनाकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। गोश्त पकाने बैठी, लेकिन हांडी में देखा तो घी पांव भर से ज्यादा न था।
बड़े घर की बेटी थी, बचत का सबक अभी अच्छी तरह नहीं सीखा था। उसने सारा घी गोश्त में डाल दिया। लाल बिहारी सिंह खाने बैठे तो दाल में घी न था। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा। घी सब गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी, अभी परसों घी आया था, इतनी जल्दी खत्म हो गया? आनंदी, आज तो कुल पांव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला इंसान जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता है। लाल बिहारी सिंह को भाभी की यह बात बड़ी बुरी लगी। तीखे होकर बोले, मायके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। औरत गालियां सह लेती है, मार सह लेती है, लेकिन मायके की निंदा उससे बर्दाश्त नहीं होती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी रोज नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल उठे, थाली उठाकर पटक दी और बोले, जी चाहता है कि जीभ खींच लूं। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, वे होते तो आज इसका मजा छका देते। अब नौजवान ठाकुर से सहन नहीं हुआ। उसकी पत्नी एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ उठा लेता। खड़ाऊं उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके घमंड पर बोली हो, उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी। सिर बच गया, लेकिन उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से के मारे वह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत की ताकत और हिम्मत, गर्व और इज्जत पति की शख्सियत से होती है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। सिरीकंठ सिंह हर शनिवार को अपने घर आया करते थे। गुरुवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी ने कुछ खाया पिया नहीं और उनकी राह देखती रही। आखिर शनिवार को हफ्ते के मुताबिक शाम के समय वे आए और बाहर बैठकर कुछ देश दुनिया की खबरें, कुछ नए मुकदमों की योजनाएं और फैसले बयान करने लगे। और यह बातचीत रात 10 बजे तक चलती रही। 2-3 घंटे आनंदी ने बेहद बेचैनी में काटे। खाने का समय आया, पंचायत खत्म हुई। जब अकेले में बातचीत शुरू हुई तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा घर में समझा दीजिए कि जुबान संभाल कर बात किया करें, वरना एक दिन खून हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने गवाही दी, बहू बेटियों की यह आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के सामने जवाब दें। लाल बिहारी, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम लोग भी कोई कुर्मी कहार नहीं हैं। सिरीकंठ, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। सिरीकंठ खाना खाकर आनंदी के पास गए। वह भी गुस्से में भरी बैठी थी और ये महाशय भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? सिरीकंठ बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचाया हुआ है? आनंदी के चेहरे पर बल पड़ गए और झुंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह जला दूं। सिरीकंठ, इतनी तेज क्यों हो रही हो? कुछ बात तो बताओ। आनंदी, क्या कहूं, किस्मत का खेल है, वरना एक गंवार लड़का जिसे चपरासीगिरी करने की भी तमीज नहीं, मुझे खड़ाऊं से मारकर यूं ना करता फिरता। इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचाया है। सिरीकंठ, आखिर बात क्या हुई? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे गोश्त पकाने को कहा। घी पांव भर से कुछ ज्यादा था। मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस उसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मैंने कहा कि वहां इतना घी नाई का हार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझे खड़ाऊं फेंक मारी। अगर हाथ से न रोकती तो सिर फट जाता। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ। सिरीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहां तक बात पहुंच गई, ये लड़का तो बड़ा बदमाश निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का स्वभाव होता है, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर तेल का काम करते हैं। सिरीकंठ के स्वभाव में बहुत सहनशीलता थी। उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही न था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहर का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने पिता के पास जाकर बोले, दादा, अब मेरा इस घर में रहना संभव नहीं है। यह और इस तरह के दूसरे वाक्य बोलने के लिए सिरीकंठ सिंह ने अपने कई दोस्तों को बार बार खरी खोटी सुनाई थी। जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बातें कहता तो वे उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम बीवियों के गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने के बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर संयुक्त हिंदू परिवार का
यह जोशीला समर्थक आज अपने पिता से कह रहा था, दादा, अब मेरा इस घर में रहना संभव नहीं है। नसीहत देने वाले की जबान तभी तक चलती है जब तक वह खुद ऐसी स्थिति से अनजान होता है। जब वह खुद उस हालात में आ जाता है तो उसका सब्र और ज्ञान सब धुल जाता है। बेनी माधव सिंह घबरा कर उठ बैठे और बोले, क्यों श्रीकंठ? इसीलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठधर्मी का व्यवहार होता है। जिन लोगों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरों का गुलाम हूं, घर पर रहता नहीं, और यहां मेरे पीछे औरतों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक मुझे बर्दाश्त है, कोई एक की दो कह ले, मगर यह नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं चुप रहूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ हमेशा उनका सम्मान करते थे। उनके इस तरह के तेवर देखकर बूढ़े ठाकुर निरुत्तर हो गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, तुम समझदार हो, फिर ऐसी बातें करते हो। औरतें इसी तरह घर तबाह कर देती हैं, उनका मन बढ़ाना ठीक नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूं, आपकी दुआ से मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई परिवारों को मैंने अलग होने की आफत से बचाया है, मगर जिस औरत की इज्जत और आबरू का मैं ईश्वर के सामने जिम्मेदार हूं, उसके साथ ऐसा जालिम व्यवहार मैं नहीं सह सकता। आप विश्वास मानिए, मैं अपने ऊपर बहुत काबू कर रहा हूं कि लाल बिहारी की पिटाई न कर दूं। अब बेनी माधव भी गरमाए। ये बात उनसे सहन न हुई। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे यदि कभी कोई गलती हो तो तुम उसके कान पकड़ो, मगर श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं मानता। बेनी माधव, औरत के लिए? श्रीकंठ, नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी के लिए। दोनों आदमी कुछ देर तक चुप रहे। ठाकुर साहब बेटे का गुस्सा शांत करना चाहते थे, मगर इस बात को मानने के लिए तैयार न थे कि लाल बिहारी से कोई गलती हुई है। इतने में कुछ और लोग हुक्का पीने और बातें करने के लिए वहां आ बैठे। जब औरतों ने सुना कि श्रीकंठ अपनी पत्नी के कारण पिता से लड़ने पर आमादा हैं, तो वे बहुत खुश हुईं और दोनों पक्षों की शिकायतें सुनने के लिए उत्सुक हो गईं। गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस परिवार की शांति देखकर जलते थे। वे चाहते थे कि किसी तरह यह परिवार टूट जाए। आज उनके दिलों में उम्मीद की किरण जगी। कोई हुक्का पीने के बहाने तो कोई लगान की रसीद दिखाने का बहाना बनाकर वहां आ बैठा। बेनी माधव सिंह अनुभवी आदमी थे, समझ गए कि ये लोग आज खुशी मना रहे हैं। उन्होंने तय किया कि इन्हें खुश नहीं होने दूंगा, चाहे अपने ऊपर कितना भी काबू करना पड़े। अचानक अपनी बात का लहजा बदलकर बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। अब तो लड़के से गलती हो गई। इलाहाबाद का नौजवान, गुस्से से भरा हुआ ग्रेजुएट इस चालाकी को समझ नहीं सका। अपने डिबेटिंग क्लब में उसने हमेशा अपनी बात पर अड़ने की आदत डाली थी, लेकिन व्यवहारिक झगड़ों की चालों से अनजान था। बाप ने जिस मकसद से बात का रुख बदला था, वहां तक उसकी नजर नहीं पहुंची। वह बोला, मैं लाल बिहारी सिंह के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बाप, बेटा, तुम समझदार हो और समझदार आदमी गमवारों की बातों पर ध्यान नहीं देता। वह नादान लड़का है, उससे जो गलती हुई है उसे माफ कर दो। बेटा, उसकी यह हरकत मैं हरगिज माफ नहीं कर सकता। या तो वह घर में रहेगा या मैं। अगर आपको उससे ज्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुखसत कीजिए, मैं अपना बोझ खुद उठा लूंगा। अगर मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए या हुक्का पी ले या पान खा ले। अपने बाप का भी वह इतना लिहाज नहीं करता था। श्रीकंठ को भी उससे दिल्ली मोहब्बत थी। उन्होंने कभी उसे डांटा तक नहीं था। जब इलाहाबाद से आते थे तो जरूर उसके लिए कोई ना कोई तोहफा लाते थे, मगर आज वही भाई कह रहा था कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देख सकता। लाल बिहारी को यह बात बड़ी पीड़ा पहुंचा गई। उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वह अपनी गलती पर खुद शर्मिंदा था। भाई के आने से एक दिन पहले से ही उसका दिल हर समय धड़क रहा था कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, मैं उनसे कैसे बात करूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने सोचा था कि भैया उसे बुलाकर समझा देंगे। इस उम्मीद के विपरीत आज वह उन्हें
अपनी सूरत से नफरत करता पा रहा था। वह अनपढ़ था, मगर उसका दिल कहता था कि भैया मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर श्रीकंठ उसे अकेले बुलाकर दो चार सख्त बातें कहते या दो चार तमाचे भी मार देते तो शायद उसे इतना मलाल न होता। मगर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत से नफरत करता हूं, यह बात लाल बिहारी से सहन न हो सकी। वह रोता हुआ घर में आया और अपनी कोठरी में जाकर कपड़े पहने, फिर आंखें पोंछी ताकि कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। तब वह आनंदी के दरवाजे पर आया और बोला, भाभी, भैया ने यह फैसला किया है कि वे मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। वे अब मेरा चेहरा देखना नहीं चाहते, इसलिए अब मैं जा रहा हूं। उनसे कहना मुझे माफ कर दें, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। यह कहते कहते लाल बिहारी की आवाज भारी हो गई। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ भी गुस्से में बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो नफरत से आंखें फेर लीं और बचकर निकल गए, मानो उसके साए से भी परहेज कर रहे हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो अपने पति से की थी, मगर अब पछता रही थी। वह स्वभाव से नेक औरत थी और उसने सोचा भी नहीं था कि यह मामला इतना गंभीर हो जाएगा। वह मन ही मन अपने पति पर झुंझला रही थी कि वे इतनी गर्मजोशी क्यों दिखा रहे हैं। यह डर कि कहीं वे उसे इलाहाबाद चलने को न कह दें, उसके चेहरे को पीला कर रहा था। उसी हालत में जब उसने लाल बिहारी को यह कहते सुना कि अब मैं जा रहा हूं, मुझसे जो गलती हुई उसे माफ कर दीजिए, तो उसका बचा खुचा गुस्सा भी खत्म हो गया। वह रोने लगी। दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज्यादा कारगर कुछ नहीं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, अंदर बुला लो, मेरी जुबान को आग लगे, मैंने कहां से यह झगड़ा शुरू किया। श्रीकंठ, मैं उन्हें नहीं बुलाने वाला। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो रही है, ऐसा ना हो कि वे कहीं चले जाएं। श्रीकंठ उठे नहीं। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा सलाम कह देना। वे मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर तेजी से बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। अचानक आनंदी अपने कमरे से निकली और उनका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहां जा रहे हो? लाल बिहारी, जहां कोई मेरा चेहरा ना देखे। आनंदी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लाल बिहारी, मैं लोगों के साथ रहने के लायक नहीं हूं। आनंदी, तुम्हें मेरी कसम है, अब एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया के दिल में मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है, तब तक मैं इस घर में नहीं रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूं कि तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में जरा भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का दिल पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल को गले लगा लिया और दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। इसके अलावा जो सजा आप देंगे वह मैं खुशी से कबूल करूंगा। श्रीकंठ ने कांपती हुई आवाज में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो अब ऐसी बातों का मौका नहीं आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से यह सब देख रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देख वह बहुत खुश हुए और बोल पड़े, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह घटना सुनी, उसने इन्हीं शब्दों में आनंदी की प्रशंसा की, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी बड़े घर की बेटी। कहानी को धैर्य और ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।